जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे हसन मेराज की किताब रेल की सिटी के बारे में। ये किताब रेल की सिटी 2016 में संगे मिल पब्लिशर्स लाहौर में ये शाया हुई, लेकिन ये किताब 2012 और 13 में डॉन अखबार में किस्तवार ये ऑलरेडी शाया हो चुकी थी। इसके मुसन्नफ़ है मोहम्मद हसन मेराज। मोहम्मद हसन मेराज अर्ली 30s में थे, 32-33 साल के, जब उन्होंने ये किताब लिखी थी। और वो बहुत खूबसूरत नसर निगार हैं, प्ले राइट हैं, लिरिसिस्ट हैं, स्टेज से मुंसलिक हैं, फिल्म स्क्रिप्ट राइटिंग करते हैं। पाक फ़ौज के वो साबका अफसर हैं और आजकल जॉब से रिज़ाइन करके वो बैरून मुल्क मुकीम हैं। रेल की सिटी उनकी पहली किताब। उनकी दूसरी एक और किताब भी छप चुकी है अंग्रेज़ी ज़ुबान में, जिसका नाम है बियॉन्ड आवर डिग्रीज़ ऑफ सेपरेशन, जिसमें ये को ऑथर हैं, इनके साथ एक और मुसन्नफ़ भी शामिल है। इतनी यंग एज में इतनी पुख्ता और ख़ूबसूरत किताब लिखना जो है वो यकीनन काबिल इस्ताइश बात है, और बहुत सारे दानश्वर और अदीब जो हैं वो इस बात को बेहद सराहते हैं और वो हैरान भी हैं। अगर हम इसकी टाइटल की बात करें, रेल की सिटी, तो ये मुनीर नियाज़ी का बहुत मशहूर शेर है जिससे ये टाइटल लिया गया है कि सुबह काज़ब की हवा में दर्द था कितना मुनीर, रेल की सीटी बजी तो दिल लहू से भर गया। यहाँ से ये टाइटल लिया गया है। और टाइटल पेज की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं टाइटल पेज पर एक पटड़ी है। पटड़ी के साथ दूर हमें एक आबादी या गांव के आसार नज़र आ रहे हैं, जिसमें मस्जिद भी है, कलीसा भी है और मंदिर भी है। और हसन मिराज कहते हैं कि हो सकता है कि ऐसा गांव आज हमें तख़य्युलाती गांव लगता हो, एक ख़याली गांव लगता हो कि जिसकी कोई हकीकत नहीं है आज के हमारे माशरे में, लेकिन ऐसी जगहें काफ़ी मुयस्सर थीं हमारे इलाके के लोगों को तक़सीम हिंदुस्तान से या तक़सीम से पहले, जहां लोग आपस में मोहब्बत से, बर्दाश्त से, अमन से को एग्जिस्ट करते थे और वो एक दूसरे के दुश्मन नहीं थे। अगर हम बात करें कि इस किताब के अंदर है क्या चीज़ है इस किताब के अंदर, तो हसन मिराज साहब ने सफ़र किया है जी। इस किताब में वो हमें पिंडी से लेकर उच्च शरीफ बहावलपुर तक उन्होंने सफ़र किया है, और इस सफ़र के दौरान रेल की पटड़ी के आसपास जितने गांव, जितने देहात, जितने कस्बे हैं, उनकी तारीख़, उनकी रवायात, उनकी शख्सियात, उनके मकामात, उनका ज़िक्र बहुत ही खूबसूरत पैराए में उन्होंने किया है। और हमें ये किताब पढ़कर अंदाज़ा होता है कि हमारे एक एक कस्बे में, एक एक बस्ती में कितनी खूबसूरत रवायात हैं जो कि हमें ज़रूर जाननी चाहिए। वजाहत मसूद हमारे मुल्क के मशहूर दानश्वर हैं, उनके मुताबिक ये किताब जो है वो नसाब में शामिल होनी चाहिए ताकि स्कूल और कॉलेज के जो बच्चे हैं वो इसको पढ़ें और उनके अंदर पाकिस्तानियत पैदा हो। उन्हें मालूम हो कि हमारे पाकिस्तान की जो रवायात हैं, जो कस्बों की और छोटे शहरों की भी जो रवायात हैं, वो कितनी खूबसूरत हैं और वो कितनी रिच हैं। इस किताब में नॉस्टैल्जिया है, पुरानी कहानियाँ हैं, पुरानी दास्तानों को कुरेदा गया है और उनको बहुत ही इफ़ेक्टिव अंदाज से बयान किया गया है। और हसन मेराज साहब ये कहते हैं कि उनकी किताब लिखने के पीछे मकसद ये था कि मैं ये जान सकूं कि जो वक्त है वो आदमी के साथ क्या वारदात करता है, ये जानने की कोशिश की है हसन मेराज ने इस किताब में। और इस किताब में बहुत सारे किस्से हैं, मोहब्बत की दास्तानें हैं, और मोहब्बत की जो रवायती दास्तानें हैं, मिर्ज़ा साहिबा, हीर रांझा, ससी पुनू, उनको एक अलग और ख़ूबसूरत पैराए में गैर रवायती अंदाज़ में बयान किया गया है। और इसके अलावा कुछ नए किस्से भी हैं, जिस तरह बूटा सिंह का किस्सा है, चंद्रभान का किस्सा है, और भी कुछ ऐसे मोहब्बत के किस्से हैं जो कि उतने ही शानदार हैं जितने कि हम रवायती किस्से पढ़ते हैं, लेकिन वो इतने मारूफ़ नहीं थे जिनको हसन मेराज ने हम तक पहुँचाया है। इसके अलावा रेल की सिटी में जुल्म की दास्तानें भी बहुत, और ऐसा लगता है कि हसन मेराज ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा इलाका, हमारा ये वतन, हमारी ये सरज़मीन, जहाँ मोहब्बत करने वाले लोग बसते थे, जहाँ प्यार का पैगाम देने वाले लोग बसते थे, जहाँ वो मजहबी नस्ली तासुब से बालातर होकर एक दूसरे के साथ वो बहुत खूबसूरत अंदाज से ज़िंदगी बसर कर रहे थे, तो क्या ऐसा हुआ कि वहाँ जुल्म और लहू की जड़ें भी फूटी हैं।
तो मोहम्मद हसन मिराज उन जड़ों तक पहुंचने की भी कोशिश करते हैं कि ये जुल्म और ये जो लहू और ये कत्लो गारत ये कहाँ से शुरू हुई और कैसे शुरू हो गई इतनी खूबसूरत सरज़मीन पर। रेल की सिटी में तकसीम की कहानियाँ भी हैं, बंटवारे की कहानियाँ हैं, उजाड़े की कहानियाँ हैं, जिन्हें हमारे पंजाब में उजाड़े की कहानियाँ या लोटी की कहानियाँ भी कहा जाता है, वंड की कहानियाँ कहा जाता है। तो इन कहानियों बहुत दर्दनाक कहानियाँ हैं और इन कहानियों में दिखाया गया है कि किस तरह से लोग जो है वो अपने ही घर में बेघर हो गए, अपने ही वतन में बसते हुए एक ही पल में वो बेवतन हो गए। अपने घर, अपनी मट्टी, अपने गांव, अपने दोस्तों, अपने रिश्तों से वो किस तरह पल भर में जो है वो कट कर अलहदा हो गए और एक ही पल में वो अजनबी बन गए और वहीं के रहने वाले लोग जो हैं वो उनके दुश्मन भी बन गए। तो ऐसी कहानियाँ हसन मिराज ने हमारे सामने पेश की हैं कि जो कि इतनी ज़्यादा मशहूर नहीं हो सकी हैं, जो आजकल हमें शायद लगता है कि वो हकीकत नहीं है, लेकिन वो मौजूद थी और वो रियलिटी भी हैं, हकीकत भी हैं। वो कहानियाँ बड़े खूबसूरत अंदाज से हमारे सामने वो पेश करते हैं। और जहाँ वो तकसीम की कहानियों की बात करते हैं तो जिस तरह उन्होंने ज़िक्र भी किया है, बब्सी सिद्वा का एक नावल है आइस कैंडी मैन, उस पर एक मूवी बनी अर्थ के नाम से। तो उसमें जो करैक्टर है आइस कैंडी मैन का, जब शालमी मार्केट में आग लगती है तो लैनी बीबी, एक पारसी बच्ची है, उनसे पूछती है कि ये क्यों आग लग गई है, क्या हुआ है। तो आइस कैंडी मैन कहता है कि लैनी बीबी, आज़ादी लेते लेते हमारे अंदर का जानवर भी आज़ाद हो गया है। तो ये चीज़ें भी हमें उसमें नज़र आती हैं। जहाँ तक इसकी हम नसर की बात करें तो वो नसर जो है वह बहुत उसमें वजाहत मसूद साहब के नज़दीक तो इस किताब की जो ज़ुबान है वह मोहब्बत की ज़ुबान है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये पूरी किताब, इसकी तमाम जो कहानियाँ हैं वो हमें मोहब्बत, अमन, बर्दाश्त, एहतराम, भाईचारा का दर्स देती हैं और वो हमें सिखाती हैं। ये तमाम जो जज्बे हैं वो हमारे अंदर पैदा होते हैं और अदम बर्दाश्त, नफ़रत, कत्ल गारत और तासुब, इन चीज़ों से हमें जो है वो नफ़रत होती है इस किताब की। तो बिलाशुबा इस किताब की जो ज़ुबान है वो मोहब्बत की ज़ुबान है और बहुत मुख्तसर और जामिया है, एक अमेरिकन राइटर हेमिंगवे की तरह कि एक जर्नलिस्टिक और बहुत पिथी लैंग्वेज जो है वो इसमें इस्तेमाल की गई है, बहुत पुरअसर। कोई भी एक लफ्ज़ गैर मौजू नहीं है, कोई भी एक जुमला जो है वो इजाफ़ी नहीं है या अजीब नहीं है, हर एक लफ्ज़ जो है वो इंतहाई मौजू है। और हसन मिराज साहब की जो स्टाइल है लिखने का, वो बहुत बड़ी कहानी को, बहुत सदियों की जो तारीख़ है फैली हुई, उसको चंद अल्फाज में बयान कर देते हैं। इनका कोई मज़मून जो है वो 2-3 सफ़ों से ज़्यादा का मज़मून नहीं है। और जिस तरह से आप देखते हैं कि समंदर में आइसबर्ग है, वो ऊपर से बहुत थोड़ा सा नज़र आ रहा होता है, लेकिन उसके नीचे पानी के अंदर छुपी हुई बहुत बड़ा उसका जो साइज़ है, जो हुजम है, वो मौजूद होता है। तो इनकी तहरीरों में भी ऐसे है कि ये आइसबर्ग की एक खूबसूरत टिप दिखाते हैं, लेकिन उस टिप को देखने से जो छुपा हुआ आइसबर्ग है, जो उसके पीछे के हालात हैं, वो भी हमारे सामने जो हैं वो अयां होते हैं। तो इनकी नसर में रवानी है, सादगी है, रचाव है, खूबसूरती है और पढ़ने वाले के दिल में उतरती जाती है। तो इस किताब को आप ज़रूर पढ़ें, दोस्तों को तोहफ़ा दें, इससे खूबसूरत तोहफ़ा और कोई नहीं हो सकता है। अपने बच्चों को ये किताब पढ़ने के लिए दें। और मैं जितनी भी बातें कर लूँ वो बातें कम पड़ जाएंगी, क्योंकि मेरे पास अल्फाज नहीं हैं जो इस किताब की खूबसूरती को बयान कर सकें। और वैसे भी ये किताब पढ़ने की चीज़ है, आप पढ़ेंगे तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएंगे, मेरी बातें जो हैं वो इस पूरी किताब की खूबसूरती का अहाता नहीं कर सकती हैं। एक नमूने के तौर पे इनका एक छोटा सा पैराग्राफ मैं यहाँ पर पढ़ना चाहूँगा। इनकी किताब, वैसे तो आप जहाँ से भी इस किताब को खोलें आपको ये मज़ा देगी, लेकिन ये चंद लाइनें इनकी सुनिए। मुसाफिर चलने लगा तो दरगाह पे लंगर खिलाने वाले ने पूछा कि आप किस मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं। मैं सोचने लगा कि मेरा मसलक कौन सा है। दादी बताती थीं कि बुल्ले शाह को समझने के लिए ग्रंथ साहब की पहली 5 पाठशाइयाँ पढ़ना ज़रूरी हैं। बचपन से गली के लोगों को इकट्ठा करके कुंडों पे लाते लाते बड़े हुए तो किसी ने समझाया कि कुंडों की न्याज सिर्फ़ शियों के लिए मखसूस है। फिर 11वीं के ख़त्म पे भी फतवे लग गए और नमाज के बाद बाआवाज़ बुलंद आमीन कहने पर भी
इस्लाम ने मुझे कोहनियाँ मारकर दायरे के अंदर रहने को कहा। कुछ पता नहीं चला कब दाता साहब से शिर के मायने निकल आए और कब कुर्बानी की खालों से बंदूक की गोलियां ख़रीदी जाने लगीं। अब मैं ऐसी जगह रहता हूँ जहाँ देवबंदी मस्जिद बरेलियों पे बंद है और अहले सुन्नत अहले हदीस के पीछे नमाज नहीं पढ़ते। सोचता हूँ कराची में मरने वाले और बादामी बाग में जलने वाले सब के सब इंसान थे और इंसानों का तो कोई मसलक नहीं होता। बहुत खूबसूरत किताब है, इसको लाजमी पढ़िए। उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आएगी। बहुत शुक्रिया।